जज साहब, ये जमींदार मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया है। ये औरत झूठ बोल रही है। तेरी औकात है कोर्ट में जाने की, अनपढ़ कहीं की। पागल हो गई है क्या? ठीक है, जा। देखते हैं कैसे लड़ती है तू मेरे खिलाफ। अरे अब क्या बचेगा उसके पास? जमींदार ने कागज बनवा लिए हैं। अकेली औरत है, लड़ी क्या पाएगी? बेच दे तो अच्छा है, वरना खुद ही मुसीबत मोल ले रही है। गांव के उस आखिरी छोर पर, जहां कच्ची सड़क धीरे धीरे खेतों में खो जाती थी, एक पुराना सा घर खड़ा था। दीवारों पर समय की दरारें थीं और आंगन में उगी जंगली घास मानो सालों से किसी का इंतजार कर रही थी। यही घर था सावित्री का। सावित्री, एक नाम जो कभी इस गांव में इज्जत से लिया जाता था, लेकिन अब लोग उसे बस बेचारी विधवा कहकर नजरें फेर लेते थे। उसके पति हरिराम की मौत को 5 साल हो चुके थे। एक साधारण किसान जिसने अपनी मेहनत से 2 बीघा जमीन खड़ी की थी। वही जमीन अब सावित्री के जीवन का सहारा भी थी और मुसीबत भी। गांव के लोग अक्सर उसके घर के सामने से गुजरते हुए धीमे स्वर में बातें करते, अकेली औरत है, कब तक संभालेगी, जमीन ज्यादा दिन नहीं टिकेगी इसके पास। सावित्री ये सब सुनती थी, लेकिन जवाब नहीं देती थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी रहती थी, जैसे वह कुछ कहने से पहले बहुत कुछ सह चुकी हो। सुबह होते ही वह अपने छोटे से खेत में चली जाती, हाथों में दरांती, माथे पर पसीना और आंखों में एक जिद, जिंदगी से हार न मानने की जिद। पर गांव वालों को उसमें मेहनत नहीं, बस मजबूरी दिखती थी। लेकिन असली परेशानी अब शुरू हुई थी। गांव का सबसे ताकतवर आदमी, जमींदार भानु प्रताप, उसकी जमीन पर नजर गड़ाए बैठा था। उसकी हवेली गांव के बीचों बीच थी और उसका नाम ही लोगों को चुप करा देने के लिए काफी था। एक दिन भानु प्रताप अपने 2 आदमियों के साथ सावित्री के घर पहुंचा। देख सावित्री, उसने भारी आवाज में कहा, तू अकेली औरत है, ये जमीन तेरे बस की नहीं, बेच दे मुझे, अच्छा दाम दूंगा। सावित्री ने पहली बार सीधा उसकी आंखों में देखा। ये जमीन मेरे पति की निशानी है, उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में कहा। मैं इसे नहीं बेचूंगी। भानु प्रताप हल्का सा हंसा। वो हंसी मजाक नहीं, चेतावनी थी। सोच ले, गांव में रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। उसके जाने के बाद पूरे गांव में खबर फैल गई। लोग फिर फुसफुसाने लगे, अब तो जमीन गई समझो। भानु प्रताप से कौन जीत पाया है? सावित्री उस रात बहुत देर तक जागती रही। आंगन में रखी पुरानी चारपाई पर बैठी वह अपने पति की तस्वीर को देखती रही। डर था, लेकिन उससे बड़ा कुछ और था। एक सवाल, क्या सच में वो इतनी कमजोर है जितना लोग समझते हैं? उसकी मुट्ठियां धीरे धीरे कस गईं। उस रात गांव सो गया, लेकिन सावित्री के भीतर कुछ जाग गया था, कुछ ऐसा जो आने वाले दिनों में पूरे गांव की सोच बदलने वाला था। उस रात के बाद सावित्री बदल गई थी। बाहर से वही खामोश, वही झुकी हुई नजरें, लेकिन अंदर कुछ सुलगने लगा था। अगले ही दिन वह खेत पर नहीं गई। गांव वालों ने देखा तो फिर बातें शुरू हो गईं। डर गई, लगती है, भानु प्रताप का नाम ही काफी है। लेकिन सावित्री उस दिन गांव के दूसरे छोर पर थी, पुराने पंचायत भवन के पीछे, जहां एक छोटा सा कमरा था। उस कमरे में धूल से भरी अलमारियों में पुराने कागज, रजिस्टर और फाइलें पड़ी रहती थीं। वह धीरे धीरे अंदर गई, जैसे कोई चोरी कर रहा हो। उसने एक पुराना बक्सा खोला। उसमें जमीन के कागज, खतौनी की नकलें और कुछ मुहर लगे दस्तावेज थे। ये सब उसके पति हरिराम ने कभी संभाल कर रखे थे। सावित्री ने एक एक कागज उठाकर पढ़ने की कोशिश की। उसे पूरी तरह समझ नहीं आता था, लेकिन कुछ शब्द बार बार नजर आ रहे थे। मालिकाना हक, पुश्तैनी संपत्ति, नामांतरण। वह देर तक बैठी रही। फिर उसने धीरे से खुद से कहा, अगर ये कागज सही हैं तो कोई मेरी जमीन नहीं ले सकता। लेकिन सिर्फ कागज होने से क्या होता? उसे समझना था कानून। उसी शाम वह चुपचाप गांव के स्कूल के पास पहुंची। स्कूल बंद हो चुका था, लेकिन मास्टर जी रामकिशोर अंदर कुछ लिख रहे थे। सावित्री दरवाजे पर खड़ी रही। कुछ पल तक कुछ बोली नहीं। कौन? मास्टर जी ने पूछा। मैं, सावित्री। मास्टर जी ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। गांव में शायद ही कोई विधवा औरत इस तरह अकेले किसी मर्द से बात करने आती थी। क्या काम है? सावित्री ने झिझकते हुए कहा। मुझे पढ़ना है, कागज समझना है। मास्टर जी पहले तो हंसे। अब इस उम्र में पढ़ाई? लेकिन सावित्री की आंखों में मजाक के लिए कोई जगह नहीं थी।
जरूरी है? उसने बस इतना कहा। मास्टर जी कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, ठीक है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। आसान तो कुछ भी नहीं रहा मेरी जिंदगी में, सावित्री ने जवाब दिया। उस दिन से एक नया सिलसिला शुरू हुआ। दिन में वह खेत संभालती, लोगों की तानों को सहती, और रात को जब पूरा गांव सो जाता, वह चुपचाप स्कूल के पीछे वाले कमरे में जाती। मास्टर जी उसे पढ़ाते, अक्षर, शब्द, फिर धीरे धीरे कानून के बेसिक नियम। ये देख, मास्टर जी ने एक दिन कहा, ये अधिकार शब्द है। इसका मतलब जो तेरा हक है उसे कोई छीन नहीं सकता, अगर तू उसे साबित कर सके। सावित्री ने उस शब्द को कई बार दोहराया। अधिकार, जैसे वह उसे अपने अंदर बसा लेना चाहती हो। उधर भानु प्रताप भी चुप नहीं बैठा था। उसने पटवारी को बुलाया, कुछ कागज तैयार करवाए और गांव में यह खबर फैला दी कि सावित्री की जमीन अब कानूनी तौर पर उसके नाम होने वाली है। गांव वालों ने मान भी लिया। अब तो पक्का गया खेत, वो अकेली औरत क्या कर लेगी? लेकिन उन्हें नहीं पता था, जिस औरत को वे कमजोर समझ रहे थे, वह हर रात अपने हक की लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही थी। धीरे धीरे सावित्री अब सिर्फ खेतों में काम करने वाली विधवा नहीं रही, वह बन रही थी अपने ही मुकदमे की वकील। कुछ हफ्तों में ही गांव का माहौल बदलने लगा। पहले जहां लोग सिर्फ कानाफूसी करते थे, अब खुलकर बातें होने लगीं। सुना है भानु प्रताप ने कागज बनवा लिए हैं, अब तो सावित्री को निकलना ही पड़ेगा। एक सुबह पटवारी और दो आदमी सावित्री के घर पहुंचे। हाथ में फाइल थी और चेहरे पर वही ठंडी अकड़। सावित्री, पटवारी ने ऊंची आवाज में कहा, अब ये जमीन तुम्हारी नहीं रही। कागज के हिसाब से यह भानु प्रताप जी के नाम हो चुकी है। सावित्री चुपचाप खड़ी रही। उसने कागज हाथ में लिए ध्यान से देखा, जैसे हर शब्द को परख रही हो। गांव वाले भी धीरे धीरे वहां इकट्ठा होने लगे। सबको तमाशा देखना था। अब क्या करेगी? किसी ने फुसफुसाकर कहा। पटवारी ने फिर कहा, अच्छे से समझ ले, खुद ही खाली कर दे, नहीं तो जबरदस्ती होगी। कुछ पल की खामोशी के बाद सावित्री ने सिर उठाया। ये कागज गलत हैं। भीड़ में हलचल हुई। पटवारी हंस पड़ा। तू बताएगी हमें कि सही क्या है? सावित्री ने शांत लेकिन ठोस आवाज में कहा, इनमें मेरे पति के नाम का सही रिकॉर्ड नहीं है और ना ही सही गवाह के दस्तखत हैं। पटवारी का चेहरा हल्का सा बदल गया। भानु प्रताप, जो थोड़ी दूरी पर खड़ा सब देख रहा था, आगे बढ़ा। बहुत समझदार बन रही है तू, उसने ताना मारा। किसने सिखाया ये सब? सावित्री ने उसकी तरफ देखा, बिना डर के। जरूरत ने। भीड़ अब पूरी तरह चुप थी। भानु प्रताप ने गुस्से में कहा, कानून की बातें मत कर, यहां मेरा कानून चलता है। सावित्री ने पहली बार उसकी बात काटी। कानून कहीं और चलता है और मैं वहीं जाऊंगी। यह सुनते ही सबके चेहरे बदल गए। कोर्ट जाएगी ये? अरे, ये पागल हो गई है क्या? भानु प्रताप जोर से हंसा। ठीक है, जा कोर्ट, देखता हूं कैसे लड़ती है तू मेरे खिलाफ। उसके शब्दों में चुनौती भी थी और घमंड भी, लेकिन सावित्री अब पीछे हटने वाली नहीं थी। उस रात वह फिर मास्टर जी के पास पहुंची। इस बार उसके हाथ में वही कागज थे। मुझे सब समझना है, उसने कहा, एक एक लाइन। मास्टर जी ने कागज देखे और गंभीर हो गए। यह मामला बड़ा है, इसमें वकील की जरूरत पड़ेगी। सावित्री ने सिर हिलाया। वकील के पैसे नहीं है मेरे पास। तो फिर? कुछ पल की चुप्पी के बाद उसने कहा, मैं खुद लड़ूंगी। मास्टर जी ने उसकी आंखों में देखा। वहां डर नहीं था, सिर्फ एक ठोस फैसला था। तू समझती है इसका मतलब? उन्होंने पूछा। हां, सावित्री बोली। या तो मैं हार जाऊंगी या फिर सबको दिखा दूंगी कि एक अकेली औरत भी अपना हक बचा सकती है। अगले दिन सावित्री पहली बार तहसील पहुंची। भीड़, शोर, फाइलों का ढेर, सब कुछ उसके लिए नया था। लोग उसे घूर रहे थे, जैसे वह यहां की नहीं हो। लेकिन वह रुकी नहीं। उसने एक आवेदन भरा, अपने कागज जमा किए और अपने नाम से एक केस दर्ज कराया, सावित्री बनाम भानु प्रताप। जब यह खबर गांव पहुंची तो हड़कंप मच गया। अब तो मामला बड़ा हो गया, ये औरत सच में भिड़ गई है। भानु प्रताप के चेहरे पर पहली बार हल्की बेचैनी दिखी। उसे शायद पहली बार एहसास हुआ, जिसे वह कमजोर समझ रहा था,
वह अब सीधे उसके सामने खड़ी हो चुकी है। और यह तो बस शुरुआत थी। तहसील से जिला अदालत तक का सफर सावित्री के लिए आसान नहीं था। सुबह अंधेरा रहते ही वह निकल पड़ती, कभी बस से, कभी किसी बैलगाड़ी में बैठकर, तो कभी पैदल ही लंबा रास्ता तय करती, हाथ में पुरानी फाइल जिसमें उसके सारे कागज थे, और दिल में एक ही बात, हारना नहीं है। जिला अदालत की इमारत उसके लिए किसी और ही दुनिया जैसी थी। ऊंची ऊंची दीवारें, काले कोट पहने वकील और हर तरफ भागती भीड़। यहां कोई उसे बेचारी नहीं कह रहा था, लेकिन कोई उसे पहचानता भी नहीं था। पहले दिन जब वह कोर्ट के कमरे में पहुंची तो उसके कदम कुछ पल के लिए ठिठक गए। सामने जज की कुर्सी, दोनों तरफ वकील और बीच में खड़ा एक छोटा सा स्थान जहां खड़े होकर अपनी बात रखनी थी। उसी दिन उसकी नजर भानु प्रताप पर पड़ी। वह आत्मविश्वास से भरा खड़ा था। उसके साथ एक महंगा वकील था। दोनों के चेहरे पर साफ दिख रहा था कि उन्हें इस लड़ाई का नतीजा पहले से पता है। ये आई भी है, भानु प्रताप ने हल्की हंसी के साथ कहा। सावित्री ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी नजरों में डर नहीं था। पहली सुनवाई शुरू हुई। जज ने नाम पुकारा, सावित्री बनाम भानु प्रताप। सावित्री आगे बढ़ी। उसके हाथ हल्के कांप रहे थे, लेकिन आवाज नहीं। भानु प्रताप के वकील ने तुरंत दलील शुरू की। माननीय न्यायालय, मेरी मुवक्किल के पास जमीन के पूरे कानूनी दस्तावेज हैं। सावित्री के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। उनकी भाषा भारी थी, शब्द तेज थे। कोर्ट में बैठे लोग सिर हिलाने लगे, जैसे फैसला साफ हो। अब बारी सावित्री की थी। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। वह आगे बढ़ी, अपने कागज खोले और धीरे से बोलना शुरू किया। माननीय न्यायालय, ये जमीन मेरे पति की पुश्तैनी संपत्ति है। उसकी आवाज शुरुआत में धीमी थी, लेकिन हर वाक्य के साथ मजबूत होती गई। उसने एक एक कागज दिखाया। ये खतौनी की नकल है। इसमें मेरे पति का नाम दर्ज है। ये गवाह के हस्ताक्षर हैं, जो भानु प्रताप के कागज में नहीं हैं। जज ध्यान से सुन रहे थे। भानु प्रताप का वकील बीच में बोला, इन्हें कानून की जानकारी नहीं है, ये गलत समझ रही हैं। सावित्री ने पहली बार सीधा जवाब दिया, अगर मैं गलत हूं तो मेरे कागज भी गलत साबित कीजिए। कमरे में हल्की फुसफुसाहट हुई। वह अब रुकने वाली नहीं थी। और ये जो कागज इन्होंने पेश किए हैं, इनमें तारीख बदली गई है, मुहर भी साफ नहीं है। जज ने तुरंत फाइल मंगवाई। कुछ पल के लिए कोर्ट में सन्नाटा छा गया। भानु प्रताप के चेहरे पर पहली बार हल्की घबराहट दिखी। सुनवाई खत्म हुई। अगली तारीख तय हुई। बाहर निकलते ही गांव के कुछ लोग जो चुपचाप देखने आए थे, आपस में बातें करने लगे। इतना बोल गई वो, लगता है मामला आसान नहीं है अब। भानु प्रताप ने जाते जाते सावित्री को घूरा। अभी खेल शुरू हुआ है, उसने धीमे से कहा। सावित्री ने शांत स्वर में जवाब दिया, हां, और इस बार नियम आपके नहीं होंगे। उस दिन पहली बार अदालत की चौखट पर खड़ी एक बेसहारा विधवा, किसी की दया की नहीं, अपने अधिकार की भाषा बोल रही थी। पहली सुनवाई के बाद गांव का माहौल बदलने लगा था। जो लोग पहले सावित्री को नजरअंदाज करते थे, अब दूर से उसे देखते और धीमे स्वर में बात करते। कुछ तो जानती है, वकील के बिना इतना बोल गई। लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। सावित्री समझ चुकी थी कि सिर्फ कागज दिखाने से जीत नहीं मिलेगी। उसे सच की जड़ तक जाना होगा, इतना गहरा कि कोई उसे हिला न सके। उसने अपने पति हरिराम की पुरानी अलमारी खोली। लकड़ी की वह अलमारी सालों से बंद थी। अंदर पुराने कपड़े, कुछ चिट्ठियां और नीचे दबा एक लोहे का छोटा संदूक। उसने संदूक खोला। अंदर पुराने रजिस्टर, जमीन के नक्शे और कुछ पीले पड़ चुके दस्तावेज रखे थे। एक कागज पर उसकी नजर ठहर गई। वह एक पुराना बंटवारा पत्र था, जिसमें साफ लिखा था कि यह जमीन हरिराम के पिता से उन्हें मिली थी। और सबसे अहम बात, उसमें गांव के 2 बुजुर्गों के हस्ताक्षर थे। सावित्री की आंखों में चमक आ गई। ये ही असली सबूत है, उसने धीरे से कहा। लेकिन समस्या यह थी, उन 2 गवाहों में से एक की मौत हो चुकी थी और दूसरा कई सालों से गांव छोड़कर कहीं चला गया था। सावित्री ने हार नहीं मानी। अगले दिन वह उस बूढ़े आदमी के बारे में पूछने निकल पड़ी। कई लोगों ने टाल दिया, कुछ ने कहा, इतनी पुरानी बातों में क्या रखा है, छोड़ दे।
झगड़ा खत्म कर। लेकिन आखिरकार एक बुजुर्ग ने बताया, वो राम सहाय पास के कस्बे में रहता है अब। सावित्री ने बिना देर किए वहां जाने का फैसला किया। कस्बे तक का सफर आसान नहीं था, धूल भरी सड़कें, भीड़ भाड़, अनजान लोग। लेकिन वह रुकी नहीं। कई घंटों की तलाश के बाद उसे एक छोटी सी झोपड़ी मिली। दरवाजे पर बैठा एक कमजोर सा बूढ़ा आदमी, वही राम सहाय था। पहचाना मुझे? सावित्री ने धीरे से पूछा। राम सहाय ने ध्यान से देखा, फिर धीरे से सिर हिलाया। तू हरिराम की पत्नी है, सावित्री? सावित्री की आंखें भर आईं। हां, उसने पूरा मामला बताया। भानु प्रताप, नकली कागज और कोर्ट की लड़ाई। राम सहाय कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं गवाही दूंगा, सच के लिए। सावित्री के लिए यह किसी जीत से कम नहीं था। उधर भानु प्रताप को भी खबर मिल चुकी थी। उसने अपने लोगों को भेजा दबाव डालने के लिए। राम सहाय के पास भी लोग पहुंचे। गवाही मत देना वरना अच्छा नहीं होगा, उन्होंने धमकाया। लेकिन इस बार कहानी बदल रही थी। राम सहाय ने साफ मना कर दिया। अब डरने की उम्र निकल गई, उसने कहा। अगली सुनवाई में जब राम सहाय कोर्ट में खड़ा हुआ तो माहौल पूरी तरह बदल गया। उसने साफ शब्दों में कहा, यह जमीन हरिराम की थी और ये कागज मैंने अपने सामने बनते देखे थे। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। भानु प्रताप का वकील कोशिश करता रहा, सवाल पूछता रहा, लेकिन सच डगमगाया नहीं। सावित्री एक कोने में खड़ी सब देख रही थी। उसकी मुट्ठियां फिर से कस गईं। अब यह सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं रही थी, यह सच और झूठ के बीच की लड़ाई बन चुकी थी। और पहली बार सच की जड़ें इतनी मजबूत दिख रही थीं कि उन्हें उखाड़ पाना आसान नहीं था। अब मामला निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका था। कोर्ट की अगली तारीख पर भीड़ पहले से ज्यादा थी। गांव के लोग, आसपास के कस्बों से आए कुछ जिज्ञासु लोग, सब देखना चाहते थे कि आखिर इस लड़ाई का अंत क्या होगा। सावित्री आज पहले से अलग दिख रही थी। वही सादा कपड़ा, वही शांत चेहरा, लेकिन आंखों में अब एक ठहराव था, जैसे उसे अपने रास्ते पर पूरा भरोसा हो। उधर भानु प्रताप की चाल पहले जैसी नहीं रही थी। उसके चेहरे पर अब हल्की बेचैनी साफ दिख रही थी। उसका वकील भी बार बार फाइल पलट रहा था। सुनवाई शुरू हुई। भानु प्रताप के वकील ने आखिरी कोशिश की। माननीय न्यायालय, गवाह बूढ़ा है, उसकी याददाश्त पर सवाल उठाया जा सकता है। लेकिन इस बार जज ने खुद बीच में रोक दिया। सिर्फ अंदाजे से सच नहीं बदलता। कोर्ट में हल्की सरगोशियां हुईं। अब बारी थी सावित्री की। वह आगे बढ़ी। उसने एक एक करके अपने सारे दस्तावेज फिर से पेश किए। पुराना बंटवारा पत्र, खतौनी और गवाह की गवाही। फिर उसने धीरे लेकिन साफ आवाज में कहा, माननीय न्यायालय, मैं कोई बड़ी पढ़ी लिखी नहीं हूं, लेकिन मुझे इतना समझ में आ गया है कि सच को छुपाने के लिए जितने भी कागज बना लो, वो टिकते नहीं। कुछ पल के लिए पूरा कमरा शांत हो गया। मैंने किसी से कुछ छीनने की कोशिश नहीं की, उसने आगे कहा, बस अपना बचाने की कोशिश की है। उसकी आवाज में ना गुस्सा था, ना शिकायत, सिर्फ सच्चाई थी। जज ने दोनों पक्षों को सुना, फाइलें देखीं और कुछ देर के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। उस इंतजार के पल सबसे भारी थे। सावित्री बाहर आकर एक कोने में बैठ गई। उसने आंखें बंद कर लीं। उसके मन में बीते महीनों की हर रात, हर संघर्ष, हर ताना घूम रहा था। उधर भानु प्रताप बेचैनी से टहल रहा था। पहली बार उसे एहसास हो रहा था, यह लड़ाई अब उसके बस में नहीं रही। कुछ देर बाद कोर्ट में फिर से सबको बुलाया गया। जज ने फैसला सुनाना शुरू किया। प्रस्तुत सबूतों और गवाहों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि जमीन पर वैध अधिकार सावित्री का है। बस इतना सुनना था कि पूरे कमरे में हलचल मच गई। अतः भानु प्रताप द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज अवैध घोषित किए जाते हैं। फैसला साफ था। सावित्री जीत चुकी थी। उसने धीरे से आंखें खोलीं। कुछ पल तक उसे यकीन ही नहीं हुआ। गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगे। सच में जीत गई, अकेली लड़ गई। भानु प्रताप वहीं खड़ा रह गया। उसका अहंकार, उसकी ताकत, उसका डर, सब एक पल में टूट गया था। सावित्री उसके पास से गुजरी। न उसने कुछ कहा, न कोई ताना मारा। बस एक नजर डाली, जिसमें जीत का घमंड नहीं, सिर्फ एक शांत सच्चाई थी। उस दिन एक जमींदार नहीं हारा था उसका अहंकार, और जीत गई थी एक बेसहारा समझी जाने वाली औरत की हिम्मत।
अगर आपको यह कहानी दिल से छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपने शहर या गांव का नाम लिखकर जरूर बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं।